Hello and welcome, dear students. This is lecture number this is lecture number 10 of physics. In this lecture, I'll be discussing your topic that is source of energy, right? तो आज का जो लेक्चर है ये फिज़िक्स का लास्ट लेक्चर है. अभी तक हमने फिज़िक्स ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट करी. तो आज है हमारा लास्ट चैप्टर फिज़िक्स का. ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है ये तो थ्योरेटिकल ही मान लीजिए आप. ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी है. ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, थोड़ा फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको टेक्निकल वे में पढ़ाने की, राइट. तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है. अभी तक जो हमने सारे टॉपिक्स पढ़े फिज़िक्स के अंदर वो सारे के सारे मतलब कॉन्सेप्चुअल थे, जहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है सोर्स ऑफ एनर्जी. तो अभी आज़ान हो रही है, हमें लेक्चर को स्टॉप करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम मिलते हैं. चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ये है, पहले हमें पढ़ना है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये एनर्जी हम कहाँ से लाते हैं. देखिए, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. अगर मैं जो मेरे बॉडी में एनर्जी है, ठीक है, ये किसके फॉर्म में है, ये है एटीपी के फॉर्म में. ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, इनको बोला जाता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, अगर मैं वहाँ पे देखूं एनर्जी किस फॉर्म में है, ठीक है, ये है एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. यही मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, सेल्स में स्टोर. ठीक है, लेकिन ये एनर्जी आई कहाँ से, सोर्स क्या है इस एनर्जी का. ठीक है, ये है जो हम फूड्स खाते हैं. हेयर फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट. आई ना बात समझ में. तो वैसे ही अगर हम देखेंगे हमें हीट की एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है. ठीक है, अगर हम कुछ बर्न करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगी हीट की एनर्जी. ठीक है, अगर मैं जो कॉर चल रही है यहाँ पे, ये कॉर किसकी वजह से चल रही है, चलना मतलब यहाँ पे काम कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे वर्क डन हो रही है. तो ये एनर्जी कहाँ से, कार में हम फ्यूल का यूज़ करते हैं. ठीक है, हियर फ्यूल इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एनर्जी है, ये क्या है, फ्यूल यहाँ पे एनर्जी देता है इस गाड़ी को जो चलती है. हम जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं वो किन की वजह से, जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स, उनकी वजह से हमें ठीक है, वो हमें होते हैं एनर्जी करेंसी. उसको बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट. तो इसका मतलब है सोर्स क्या है यहाँ पे, हमारी बॉडी में सोर्स क्या है, फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. और अगर मैं गाड़ी की बात करूँ, यहाँ पे गाड़ी में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फ्यूल एनर्जी देता है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है. अब मैं कुछ टेक्निकल वे में आपको सारा कुछ समझाऊंगा. यहाँ पे कन्वेंशनल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या हम बताएंगे इनको कन्वेंशनल, या हम बताएंगे इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं. इनको पहले कन्वेंशनल क्यों बोला जाता है, इनको हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं. किनको, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको बोला जाता है जिनको हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इनको बोला जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. देखिए, और एक बात, कैन नॉट बी कंपनसेटेड वंस दे आर यूज्ड. एक बार हमने इनका यूज़ किया, ठीक है, एक बार हमने इनका यूज़ किया तो फिर हम उनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते. इनको बोला जाता है कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इनकी वजह से हमें पोल्यूशन क्रिएट होती है, जो पोल्यूशन होती है, ठीक है, वो किन की वजह से, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से. फिर क्या होता है, जब पोल्यूशन आ गया, मतलब अगर कार्बन CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ गई तो उससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, राइट. इससे होता है क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो ये जो आज के साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, या ओशन में ऐसी मोमेंट्स होती है, क्यों, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से. ठीक है, सो यहाँ पे तो हाँ, यहाँ पे और एक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रो एनर्जी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी. ठीक है, ये है एग्जाम्पल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. इसको पहले रखा गया था नॉन कन्वेंशनल में, समझ आना इस बात को. ठीक है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे. देखिए, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये है एग्जाम्पल किसकी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की. समझ आना इस बात को.
यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये लिखना था मुझे, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट। देखिए यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की जब हम इनको बर्न करते हैं तो पोल्यूशन क्रिएट होती है। न्यूक्लियर फ्यूल जब इनका हम यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन होती है। फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे कौन कौन से, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, राइट। लेकिन जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिमिटेड, ये हमारे पास है लिमिटेड क्वांटिटी में, कौन, फॉसिल फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, ये है लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट, ठीक है। और ये भी है लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये मैं आगे पढ़ाऊँगा एक एक करके सारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है एक्सेप्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये एक्सेप्शन क्या है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये भी है कन्वेंशनल, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन ये है इनकी वजह से कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। हुआ ना ये कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑलमोस्ट ज़ीरो पोल्यूशन इनकी मानी जाती है, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल मतलब ये जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। आफ्टर लैक्स ऑफ ईयर्स के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम मानते हैं अभी, ठीक है, ये हमारी बहुत सारी जनरेशन्स के लिए ये अवेलेबल है, कौन, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते हैं नेचर में, कौन, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। हम इसकी एग्जांपल्स पहले देखते, देखिए यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी पहले मानी जाती थी, किसकी एग्जांपल, नॉन कन्वेंशनल की, ठीक है। लेकिन अब अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा, जीके एसएसबी के एग्ज़ाम में आएगा, हाइड्रो एनर्जी किसकी एग्जाम्पल, ये है कन्वेंशनल सोर्स या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे हमें पढ़ना है नॉन कन्वेंशनल में एक है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ठीक है, और हाइड्रोजन की वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इन सब को बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आपने इसकी एग्जाम्पल्स जानी ना तो बिलीव मी, जो ये टॉपिक है 50% टॉपिक आपको यहीं पे समझ में आएगा। इनकी एग्जाम्पल सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से हमें पोल्यूशन होती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखनी है हाइड्रो एनर्जी की, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी लगती है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन है ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे इनकी मानी जाती है ज़ीरो पोल्यूशन, ठीक है। ये इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं जल्दी एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक सारा कंप्लीट है। और यहाँ पे बायोमास एनर्जी भी लग रही है, क्या, बायोमास एनर्जी भी हमें लग रही है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। चलिए हम इनको एक एक करके मैं आपको ये पढ़ाता हूँ। पहले हम देखते हैं फ्यूल हम किसको बताते हैं, विच व्हेन बर्न्ड प्रोड्यूसेस हीट। देखिए फ्यूल हम उसी को बताएंगे जो जब हम बर्न करने के बाद वहाँ से हमें हीट मिलती है। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वहाँ पे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनर्जी मिलती है तो हम बताते हैं ये मेरे पास फ्यूल है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, वुड को बर्न करेंगे तो क्या मिलेगी, हीट। कोल को बर्न करते हीट मिलती है। कुकिंग गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब हम इसको बर्न करते हैं तो क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हीट। कैरोसिन को करेंगे, सिमिलरली डीजल को, पेट्रोल को, यहाँ से हमें क्या मिलती है, जिसको हम जलाएंगे और जलने के बाद हमें मिलती है हीट, तो इसको हम बताएंगे ये है फ्यूल, राइट। ये है फ्यूल की डेफिनेशन। अब है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ, हाँ, अब हमें पढ़ना है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक है। चलिए, हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ ए फ्यूल कम्प्लीटली। देखिए यहाँ पे हमने फ्यूल को बर्न किया, वहाँ से हमें क्या मिली, हीट, तो तब हम बताएंगे इसको फ्यूल। अब है यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब क्या, अब हम यहाँ पे
1 ग्राम फ्यूल को इस कंटेनर में या इस कटोरे में मैंने क्या रखा, इसमें मैंने रखा 1 kg ऑफ फ्यूल, ठीक है, 1 kg ऑफ फ्यूल, सॉरी 1 ग्राम, केजी नहीं है, ग्राम है 1 ग्राम फ्यूल को जब मैंने कम्प्लीटली बर्न किया, कम्प्लीटली इसको बर्न किया तो यहाँ पे मुझे कितनी एनर्जी मिली, कितनी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली। हाँ, तो इसको मैं यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर निकालता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मैं निकालता हूँ फिर कैलोरीफिक वैल्यू। इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, देखिए कितने किलो जूल की एनर्जी मुझे मिली जब मैंने बर्न किया 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को, इसको मैं एक्सप्रेस किस में करता हूँ। देखो हम बोलते हैं मतलब जो पेट्रोल है, जब मैं पेट्रोल को बर्न करता हूँ, यह है पेट्रोल, राइट। दूसरा है यहाँ पे डीजल, दोनों फ्यूल हैं। जब मैं 1 ग्राम पेट्रोल इसमें रखता हूँ 1 ग्राम डीजल, पेट्रोल से मुझे ज़्यादा मिलती है क्या? अगर मैंने दोनों को 1 ग्राम यहाँ पे बर्न किया, पेट्रोल से मुझे ज़्यादा एनर्जी मिली, हीट ज़्यादा मुझे यहाँ पे पेट्रोल से मिलती है, तो मैं बोलता हूँ पेट्रोल का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है ज़्यादा कंपेयर टू डीजल। समझ में आई ना बात? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे किलो जूल पर ग्राम, कितने किलो जूल की एनर्जी मुझे मिलती है जब मैं 1 ग्राम को बर्न करता हूँ, ठीक है। ये इसका यूनिट भी ये मैंने आपको बताया, किलो जूल पर ग्राम। देखिए हाइड्रोजन का माना जाता है सबसे हाईएस्ट पे, जब मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन को बर्न करता हूँ मुझे कितनी हीट मिलती है। देखिए यहाँ पे जूल किसका यूनिट है, वर्क डन का, एनर्जी का। हीट इज़ ऑल्सो एनर्जी, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे जब मैं हाइड्रोजन के 1 ग्राम को बर्न करता हूँ तो वहाँ पे मुझे मिलती है 150 किलो जूल की एनर्जी, ठीक है, 150 किलो जूल की एनर्जी। जब मैं मीथेन को बर्न करता हूँ 55 किलो जूल पर ग्राम। तो सारे यहाँ पे मैंने दिए हैं, लेकिन आपको याद रखना है सबसे मैक्सिमम किसका है। आपको आएंगे डिफरेंट 4 ऑप्शंस आपको आएंगे, आपको बोलना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपको वहाँ पे किसको टिक करना है, हाइड्रोजन को। बाकी ये आपको याद नहीं रखने हैं, सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और मीथेन भी याद रखिएगा, ठीक है, मीथेन भी। चलिए यहाँ तक तो ये हो गया। अब है इग्निशन टेम्परेचर। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर, हाँ, द मिनिमम टेम्परेचर सो दैट इट मे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ वुड, यह है कोई वुड, ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ कोई पेट्रोल। अगर मैं दोनों को यहाँ पे 90 डिग्री का टेम्परेचर दूँ, 90 डिग्री का टेम्परेचर, ये पेट्रोल जल्दी फ्यूल को यहाँ पे फायर को कैच करता है। कौन? पेट्रोल। क्यों? रीज़न ये है, इसका इग्निशन टेम्परेचर है कम एज़ कम्पेयर टू वुड। जब हम वुड को देते हैं फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तब ये यहाँ पे फायर को कैच करता है, ठीक है। समझना इस बात को। गुड फ्यूल हम किसको बताते हैं? गुड फ्यूल हम किसको बताते हैं? देखिए बहुत सारे गुड फ्यूल हैं, पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स, और है हमारे पास हाँ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन है। गुड फ्यूल हम किसको बताते हैं? जिसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा, लीस्ट स्मोक प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ईजिली हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसको हम ईजिली हैंडल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ईजिली, और इकोनॉमिकल हो, ठीक है। ये नहीं कि मतलब हमें 1 करोड़ का आएगा 1 लीटर कोई फ्यूल, ठीक है। हम बताएंगे इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, राइट। ये है गुड फ्यूल की, ये होना चाहिए, मतलब गुड फ्यूल में ये थिंग्स होने चाहिए, ठीक है। अब है यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स। देखिए फॉसिल फ्यूल में कौन कौन से आते हैं? कोल भी आता है, पेट्रोल भी आता है, नेचुरल गैस, ठीक है। ये सारे आते हैं किसके अंदर? फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल, ठीक है, ये है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल है एक, ठीक है। फॉसिल फ्यूल में कौन कौन से आते हैं? कोल भी आता है किसमें? फॉसिल फ्यूल में। लेकिन कोल किसका बना है? कार्बन का बना है, हाइड्रोजन का बना है, ऑक्सीजन का बना है, सल्फर का बना है, ठीक है। ये सारे आपको याद रखने हैं। कोल जो बनी है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा किसकी क्वांटिटी है? कार्बन की क्वांटिटी होती है।
और आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन द कोल, वहाँ पे आपको आएगा हीलियम, दूसरा आएगा आपको लिथियम, तीसरा आएगा आपको सोडियम, और आएगा आपको फोर्थ ऑप्शन सल्फर। देखिए हाइड्रोजन भी नहीं, सॉरी ये मैंने लिथियम या हीलियम या कोई तीसरा ऑप्शन, यहाँ पे तो सल्फर भी है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चारों आप याद रख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, वो होती है कार्बन की, राइट। कोक भी देखिए, जब हम कोल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, सॉरी फ्रैक्शनल नहीं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये एक टेक्निक है, राइट। जब हम कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें मिलती है वहाँ पे कोक। कोक में क्या होता है, 98% वहाँ पे होता है कार्बन। कोक इज़ बेटर फ्यूल दैन कोल। कोक भी हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, लेकिन इसको बेटर फ्यूल माना जाता है, ठीक है, बेटर फ्यूल इसको माना जाता है। अभी मैंने फ्यूल्स में कोक का मेंशन नहीं किया था, देखिए यहाँ पे मैंने फ्यूल्स में कोक का मेंशन नहीं किया है। रीज़न ये है क्योंकि हम कोल से ही बनाते हैं यहाँ पे कोक को, ठीक है, समझ आना इस बात को। चलिए बेटर फ्यूल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये उतना स्मोक कॉज नहीं करता है जितना हाँ, ये कोक उतना स्मोक क्रिएट नहीं करता है, कॉज नहीं करता है जितना कोल करता है, राइट। चलिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैक्सिमम कोल में होती है कार्बन, ठीक है, सल्फर भी प्रेजेंट होता है इसमें। यहाँ पे इनकी परसेंटेज नॉट नेसेसरी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होती है, सॉरी मैक्सिमम क्वांटिटी होती है यहाँ पे कार्बन की। पेट्रोल होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, मतलब जो बना होगा हाइड्रोजन और कार्बन का, ठीक है। पेट्रोल में होता है हाइड्रोकार्बन्स, वाटर होता है प्रेजेंट और सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा हमने अभी जब हमने कोल से बनाई थी, देखिए जब हमने यहाँ पे कहाँ गया ये, यहाँ पे हमने की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। जब हम बनाते हैं कोल से कोक तो हम करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और जब हम बनाते हैं पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम से हम बनाते हैं, पेट्रोलियम को करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इससे पहले था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो हम बनाते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम गैस, ठीक है। हम बनाते हैं जो एलपीजी आता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, वो होता है एक्चुअली पेट्रोलियम से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो हम बनाते हैं पेट्रोलियम गैस, एलपीजी बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और कैरोसिन बनाते हैं, ठीक है। और एलपीजी में जो हम हाउस होल्ड्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन। समझ आना इस बात को, एक होता है हमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है, लेकिन वहाँ पे होता है ब्यूटेन 4 कार्बन, ठीक है। ब्यूटेन में होते हैं, ब्यूटेन मॉलिक्यूल में होते हैं 4 कार्बन्स, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटेन इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, किस में, पेट्रोलियम गैस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए पेट्रोलियम गैस, ये जो पेट्रोलियम गैस है यहाँ पे क्या होता है, ब्यूटेन भी होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ये होता है, ईथेन भी प्रेजेंट होता है, प्रोपेन भी प्रेजेंट होता है। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, ईथेन मीन्स 2 कार्बन, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन। मतलब जो ये मॉलिक्यूल्स है इनमें 3 कार्बन होते हैं, इसमें 2 कार्बन होते हैं, इसमें 4 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आपको याद रखना है ब्यूटेन है। देखिए जो ये स्मेल होती है ना एलपीजी की, जब कभी हमारे किचन में गैस थोड़ा लीक हुआ होता है तो वहाँ पे जो स्मेल आती है, सॉरी स्मेल नहीं, स्मेल आती है, दैट इज़ इथाइल मरकैप्टम की, इथाइल मरकैप्टम, ठीक है। इसमें इथाइल मरकैप्टम भी प्रेजेंट होता है लेकिन लेस क्वांटिटी में, जिसकी वजह से वो स्मेल होती है किसकी, एलपीजी की, राइट। चलिए अब है नेचुरल गैस, ये क्या है, सारे फ्यूल्स हम पढ़ रहे हैं। नेचुरल गैस में क्या होता है, नेचुरल गैस में देखिए ये नेचुरल गैस में यहाँ पे आप सबसे याद रखिए एन एम मीन्स नेचुरल, एन से हो गया नेचुरल गैस, एम से हो गया मीथेन यहाँ पे है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका, नेचुरल गैस का। पेट्रोलियम गैस में एलपीजी में कौन सा था, ब्यूटेन, यहाँ पे था मीथेन मतलब 1 कार्बन, इसके मॉलिक्यूल में होता है 1 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे ईथेन भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी ईथेन था, प्रोपेन था,
इथेन प्रोपेन दोनों में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ब्यूटेन है, यहाँ पे मीथेन है। समझ आना इस बात को। तो यहाँ पे ये हम कैसे बनाते हैं, जो वेजिटेटिव मैटर होता है, ठीक है, वेजिटेटिव मैटर देखो वेजिटेशन क्या है, नेचुरल है, इसीलिए इसका नाम पड़ा नेचुरल गैस। जब हम इसको करते हैं एनएरोबिक डिकम्पोजिशन, मतलब हम ऐसे बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं जो इसको डिकम्पोज करते हैं, वेजिटेटिव मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो तब हमें बनता है यहाँ पे नेचुरल गैस। समझ आना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए नेचुरल गैस क्यों, एक्चुअली हम वेजिटेशन जो वेजिटेटिव मैटर है उससे हम बनाते हैं नेचुरल गैस, ठीक है। यहाँ पे हम किन बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं, दैट इज़ एनएरोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोशन तो करते हैं लेकिन वहाँ पे वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, विदाउट O2, तो हमें मिलता है नेचुरल गैस, ठीक है। यहाँ पे मीथेन की फार्मूला क्या है, मीथेन की फार्मूला है CH4। मीथेन के पास एक ही कार्बन होता है, ठीक है। कार्बन से ही हम ये यहाँ पे बताते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। हाँ, अब है यहाँ पे CNG, फ्यूल यूज्ड इन व्हीकल्स, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस करके हम उसको फिर लिक्विफाई करते हैं, कंप्रेस इसीलिए करते हैं मतलब ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो देखिए ये है यहाँ पे गैस बड़े कंटेनर में, ठीक है। अब हमें इसको भरना है इस छोटे सिलेंडर में, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसमें तो गैस पोर्ट के ऊपर से हमने प्रेशर जब अप्लाई किया तो यहाँ पे हमें इसका लिक्विड बना इस गैस का, ठीक है। हम प्रेशर इंक्रीज़ करने से गैस को बना सकते हैं लिक्विड। समझ में आई बात। चलिए, अब है डिमेरिट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर डिस्कस किए, इनके डिमेरिट्स क्या है ये तो पता है। क्या डिमेरिट्स, इंक्रीज पोल्यूशन, इनकी ज़्यादा पोल्यूशन होती है, ठीक है। तो ये ऑन बर्निंग प्रोड्यूस एसिडिक गैसेस, ये एसिडिक गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब हमने इनको बर्न किया, यहाँ पे एसिडिक गैस कौन कौन सी है, SO2 एंड NO2। देखिए यह सल्फर, ठीक है, देखिए ये है सल्फर जब ऑक्सीजन के कंटैक्ट में आ गया, सल्फर किस में प्रेजेंट था, अभी किस में प्रेजेंट था, ये था हमें कोल में प्रेजेंट, ठीक है। सल्फर जब को हमने बर्न किया, सल्फर किस में चला गया, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो हमें मिला SO2, ठीक है। जब यहाँ पे SO2 मिलता है वाटर के साथ, ठीक है, तो ये हमें बनाता है यहाँ पे H2SO4, राइट। यहाँ पे बनता है H2SO4। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली है S + O2 गिव्स SO2, फिर ये SO2 फिर से ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो ये बनाता है SO3 यहाँ पे, ठीक है। तो SO3 फिर जब वाटर के साथ, यहाँ पे सिर्फ सल्फर मिला, ऑक्सीजन के साथ हमें मिला यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, या सल्फर ऑक्साइड भी आप यहाँ पे आप बताइएगा इसको। तो यहाँ पे जब सल्फर ऑक्साइड किसके साथ मिलता है, वाटर के साथ, तो ये बनाता है मुझे H2SO4, जिसको हम बताते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए क्या हुआ था, इसको बोला जाता है लंदन स्मोक भी, ठीक है। लंदन स्मोक में क्या हुआ था, एक्चुअली वहाँ पे SO2 प्रेजेंट था एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर मीन्स वाटर प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे क्या जो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन जो हुई थी वहाँ पे क्या बना था, ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो फिर जब ये इनहेल करते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कोरोसिव होता है, मतलब ये अंदर से इंसान को जला देता है, कौन, ये H2SO4। वेपर्स ऑफ दिस वायर इनहेलड विच किल्ड अबाउट 4000 पीपल इन 1952 में, ठीक है। किसकी वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, ठीक है। एक्चुअली ये जो सल्फ़र कहाँ से निकलता है, जो इंडस्ट्री से बहुत सारा निकलता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक टर्म स्मोक इज इक्वल्ड, जब स्मोक प्रेजेंट होगी किस में, एटमॉस्फेयर में, जब वो फॉग के कांटेक्ट में आ जाती है तो वो बनती है स्मॉग, SMOG, स्मॉग, ठीक है। स्मोक प्लस फॉग गिव्स मी स्मॉग, राइट, ये है इंपॉर्टेंट। अब है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी तक हमने ये पढ़े कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हमें देखने हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब देखिए ये क्या करते हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये हमें कहाँ पे पढ़ने थे,
हाँ, यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम क्यों लेंगे। देखिए हमारे पास था फ्यूज़ल फ्यूल भी था, हमारे पास पेट्रोलियम भी था, हमारे पास ये न्यूक्लियर एनर्जी भी थी प्रेजेंट। लेकिन अब हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फ्यूज़ल फ्यूल्स लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर फ्यूल्स, तो हमें इन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये नियर फ्यूचर में ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। तो और ये सोर्स ऑफ पोल्यूशन भी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिले, ठीक है। देखिए तो हम किसका यूज़ करते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या हम इनको बताएंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दे डू नॉट यूज़ फ्यूल्स। ये जब हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स से एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल्स का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे फ्यूल्स का यूज़ नहीं होता है। तो एग्जांपल क्या है इसकी? देखिए ये एग्जांपल हमें कट करनी है। रीज़न ये है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। किसकी एग्जांपल है? ये है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, ठीक है। अब हमें याद रखना है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी फ्रॉम सी एंड ओशन, बायोमास एनर्जी, ये सारे आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में। देखिए सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स, ठीक है। सोलर एनर्जी का यहाँ पे सोर्स कौन है? अल्टीमेट सोर्स, दैट इज़ सन। यहाँ पे हम सन को देखिए, यहाँ पे कुछ सोलर एनर्जी डिवाइसेस, कौन कौन? सोलर कुकर है, सोलर सेल है, यहाँ पे सोलर वाटर हीटर है। देखिए सोलर कुकर में क्या लगा होता है? ये है कोई सोलर कुकर, यहाँ पे अंदर लगा होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसकी ब्लैक कोटिंग होती है अंदर, ठीक है, इसकी होती है अंदर ब्लैक कोटिंग। रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत सारी सनलाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक मिरर होता है ऐसे, मिरर होता है ऐसे, ये है कनकेव मिरर। देखिए यहाँ पे अगर बाहर से पॉलिश होगी, अगर बाहर से पॉलिश होगी तो यहाँ पे सनलाइट आएगी, ऐसे आएगी, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे फोकस करेगी, तो यहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस होगी। तो सोलर कुकर में हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? वो करते हैं कनकेव मिरर। समझ आना, कनकेव मिरर इसलिए क्योंकि कनकेव मिरर इज़ आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सन रेज को एक ही पॉइंट पे फोकस कराता है, ड्यू टू विच हमें बहुत सारी हीट मिलती है, तो हमारा खाना तैयार होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे है अब सोलर सेल। देखिए सोलर सेल में हम यूज़ करते हैं सोलर, देखिए ये है ऐसे, ये यहाँ पे सोलर प्लेट्स, ठीक है। इसमें जो एक मटेरियल लगा होता है वो होता है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन एक एलिमेंट है, ठीक है। सिलिकॉन को बोला जाता है सेमीकंडक्टर मेटल। किसको? सिलिकॉन को। यहाँ पे सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पढ़ी है तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा होगा हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीज़ों की वजह से करंट मिलती है। एक मिलती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, और एक होल्स भी यहाँ पे चलते हैं, तो उनकी वजह से हमें यहाँ पे मिलती है करंट। तो जब इस पे पड़ी सनलाइट तो यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है, ठीक है, उसकी वजह से फिर हमें मिलती है यहाँ पे एनर्जी, राइट। जब इलेक्ट्रॉन्स गए पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो हमें मिलती है वहाँ पे करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर वाटर हीटर जैसे यहाँ पे होता है, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे हीटिंग पर्पज़ के लिए कुछ मिरर्स होते हैं इनसाइड, ठीक है, उनकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं सोलर सेल में, यहाँ पे हम सोलर कुकर्स में कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। समटाइम्स हम प्लेन मिरर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वेरी रेयरली, राइट। सबसे ज़्यादा हम कनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं। अब है यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी में क्या किया जाता है? यहाँ पे 2 होल्स प्रोड्यूस करते, देखिए ये है यहाँ पे अर्थ, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 होल्स किए अर्थ में, ठीक है, 2 होल्स। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हीट क्या होती है? हीट प्रेजेंट होती है रॉक्स में एट डेप्थ। उस हीट को निकालने के लिए हमें होल्स लगाने पड़ते हैं, पाइप्स इंसर्ट करते हैं हम अर्थ में, ठीक है। तो देखिए ये हीट कहाँ, जो ये यहाँ पे रॉक्स में हीट होती है वो कहाँ से आती है? ठीक है, अर्थ के अंदर बहुत सारी हीट होती है, राइट। ठीक है, अगर हम देखेंगे मैग्मा चैम्बर्स होते हैं इनसाइड, ठीक है, मैग्मा चैम्बर्स होते हैं बिलो क्रस्ट, तो वहीं पे वो हीट जो स्टोर होती है रॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे जियोथर्मल
जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स सन नहीं है, समझ आना, ये नहीं समझना कि सन पे, अर्थ पे जो सन की एनर्जी आती है उससे मिलती है यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी, नहीं। इसका सोर्स यहाँ पे क्या होता है, जो ये मैग्मा चैम्बर, ठीक है, मैग्मा होता है, मोल्टन मैग्मा, तो वो बहुत ही हॉट होता है, तो उसकी वजह से रॉक्स में एनर्जी स्टोर होती है, हीट एनर्जी स्टोर होती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी, नॉट सन नहीं है, ठीक है, सन नहीं है, सन नहीं है, तो यहाँ पे है हॉट मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, ठीक है, उसकी वजह से, या मैग्मा प्रेजेंट इन द अर्थ, इनसाइड द अर्थ। यहाँ पे है एक्सेप्ट टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी और द एबो ऑल स्टोर्स। हाँ देखिए क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे टाइडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी है, हर किसी का, हर अगर मतलब यहाँ पे किसी में एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी वजह से होती है, सन की वजह से। लेकिन जब हम जियोथर्मल एनर्जी देखते हैं, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स सन नहीं है, टाइडल एनर्जी का भी सोर्स सन नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने देखा जो मोल्टन मैग्मा है इनसाइड द अर्थ, वहाँ से इन रॉक्स में प्रेजेंट होती है हीट, राइट। लेकिन अगर हम टाइडस की बात करेंगे, देखिए टाइडस में जो आती है, टाइडस क्या है, ये अर्थ, ये यहाँ पे मून, राइट। अर्थ पे क्या है, वाटर, अर्थ पे प्रेजेंट होता है वाटर। जब यहाँ पे मून और अर्थ के बिटवीन यहाँ पे होता है ग्रेविटेशनल पुल, उसकी वजह से, ये मैंने आपको ग्रेविटी में क्लियर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये वाटर ऐसे मूव होता है टुवर्ड्स मून, ठीक है, यहाँ पे वो होता है, तो यहाँ पे एक टाइड बनती है, यहाँ पे एक टाइड बनती है, तो यहाँ पे है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से यहाँ पे टाइड क्रिएट होती है। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी इसका सोर्स नहीं है, वैसे ही जियोथर्मल एनर्जी में सन सोर्स नहीं है, ठीक है, सोलर एनर्जी यहाँ पे सोर्स नहीं है। तो यहाँ पे है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में देखिए, हम यहाँ पे न्यूक्लियस को अगर ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियस को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें, जब हम न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें मिलती है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी है, एक है न्यूक्लियर फिशन की वजह से, दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, राइट। न्यूक्लियर फिशन की वजह से और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैंने यहाँ पे डिसइंटीग्रेट किया, तोड़ दिया मैंने, किसको, न्यूक्लियस को। जब न्यूक्लियस को मैंने यहाँ पे तोड़ा तो यहाँ पे देखिए ये है यूरेनियम, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको किस से तोड़ा, यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन लाया, तो यहाँ पे स्ट्राइक कराया किसको, यूरेनियम को। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे मिले, ठीक है, और यहाँ पे हीट भी मुझे मिली। तो ये हीट मुझे किसकी वजह से मिले, यहाँ पे मुझे मिली हीट जब मैंने डिसइंटीग्रेट किया किसको, हैवी न्यूक्लियस को, तो यहाँ पे मुझे मिली हीट, ठीक है। इसको बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। देखिए ये एनर्जी कहाँ पे, ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ये रिएक्शन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, कौन, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, हमारे पास होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। ये हमें कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, वहाँ पे हम फिशन कराते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए फ्यूल यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इनके न्यूक्लियस को यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, किनके, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम को, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये हम फास्टली किसको स्ट्राइक कराते हैं, यहाँ पे यूरेनियम को। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये मतलब इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, फिर हमें इसको यहाँ पे कंट्रोल करना होता है, किसको, यहाँ पे इस न्यूट्रॉन को हमें यहाँ पे कंट्रोल करना होता है, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स। हम मॉडरेटर्स का वहाँ पे यूज़ करते हैं, मॉडरेटर्स का एग्जांपल हैवी वाटर का यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, पैराफिन वैक्स का यूज़ करते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ये जो यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन में न्यूट्रॉन का यूज़ हम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन को स्लो भी कराना होता है, स्लो डाउन इसको कराना होता है। हम कुछ मॉडरेटर्स का यूज़ करते हैं, मॉडरेटर्स मीन्स हैवी वाटर, ग्रेफाइट, पैराफिन वैक्स, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका यूज़ करके हम स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन कराते हैं, ठीक है। जब हमें न्यूट्रॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ऐसे आप याद रखिएगा, ठीक है। हैवी वाटर मीन्स यहाँ पे D2O, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, H2O मीन्स हाइड्रोजन, यहाँ पे वाटर है, ये इसको बोला जाता है हैवी वाटर। तो यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स का भी यूज़ किया जाता है, अरेस्ट और एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। ये टोटली
जो न्यूट्रॉन की जो एक्टिविटी है, न्यूट्रॉन की उस मोशन को कम्प्लीटली स्टॉप करता है, यहाँ पे स्लो करता है मॉडरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स कम्प्लीटली अरेस्ट या एब्जॉर्ब करते हैं किसको, न्यूट्रॉन को। यहाँ पे हम कैडमियम रॉड्स और बोरान का यूज़ करके हम इसको यूज़ करते हैं एज ए कंट्रोल रॉड, ठीक है। एटम बम में क्या होता है, एटम बम में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। वहाँ पे हम मॉडरेटर्स और कंट्रोल रॉड्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे बोला जाता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। समझ आना इस बात को। अब है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर हैवी, हाँ, 2 आइसोटोप्स को हम कंबाइन करते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे समझना, फ्यूजन मीन्स मिलना। पहले हमने तोड़ा था, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स लाते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ठीक है। हाइड्रोजन का ये है एक आइसोटोप, ये है दूसरा आइसोटोप। यहाँ पे इनके अंदर होता है न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस को हम यहाँ पे हम कंबाइन कराते हैं, तो यहाँ पे बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है। जब बड़ा न्यूक्लियस बना तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर यूजुअली हाइड्रोजन आइसोटोप्स न्यूक्लियाई टू फॉर्म। यहाँ पे छोटे न्यूक्लियाई को हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे न्यूक्लियाई को हम यहाँ पे कंबाइन कराते हैं, तो यहाँ पे हम बिग न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है फ्यूजन। क्यों, कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे हम फॉर फ्यूजन लाइट न्यूक्लियस आर यूज, जो मतलब हल्के होंगे। हल्के किसका है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। पहले हाइड्रोजन का हल्का न्यूक्लियस माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ओनली प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, ना कि न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज़ वेरी हाई। यहाँ पे फिशन में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फ्यूजन में भी, लेकिन फ्यूजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंपेयर टू फिजन, ठीक है। ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम का यूज़ करके इन 2 न्यूक्लियस को हमने मिलाया, तो हमने यहाँ पे बड़ा न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। और यहाँ पे हमें हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये कहाँ पे, ये है फ्यूजन में, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन की रिएक्शन कहाँ पे होती है, फ्यूजन देखिए, फिशन की रिएक्शन होती है एटम बम में, राइट, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम फिशन की रिएक्शन कराते हैं। लेकिन जो फ्यूजन की रिएक्शन वो कहाँ पे होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब में। सोलर जो सन पे जो हमें हीट मिलती है ना, वो किसकी वजह से, फ्यूजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। आई ना बात समझ में। चलिए, यहाँ पे अब है बायोमास एनर्जी, ठीक है। बायोमास एनर्जी देखिए, पहले मैं आपको ये यहाँ पे समझाता हूँ हमने अभी तक क्या पढ़ा। देखिए, हमने क्या याद रखना है, अब हमने याद रखना है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी एग्जांपल्स। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भूल गया था, लेकिन दैट इज़ हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी किसकी एग्जांपल है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये है पोल्यूशन सोर्स, ठीक है। इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इसी की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। ये इनएग्जॉस्टिबल है, ये है एग्जॉस्टिबल। मतलब कन्वेंशनल सोर्स जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन ये इनका अभी बहुत देर तक ये अभी चलेंगी, राइट। तो यहाँ पे फ्यूल क्या है, फ्यूल का मतलब क्या है, ठीक है। फ्यूल का मतलब कौन कौन से फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, कैलोरीफिक वैल्यू किसको बताते हैं, ठीक है। हीट प्रोड्यूस 1 ग्राम के बर्न करने पे कितनी हीट मिलेगी, किसमें हम कितनी किलो जूल हीट मिलेगी, ठीक है। हाईएस्ट किसकी है, हाइड्रोजन की। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये है, तो आगे यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर मैंने डिस्कस किया, ठीक है। गुड फ्यूल किसको बताएंगे, ये होना चाहिए उनमें, ठीक है। यहाँ पे कोल में सबसे मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, कोल में मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्बन, ठीक है। यहाँ पे सल्फर भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, राइट। तो कोक हम कैसे बनाते हैं, जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं किसका, कोल का, तो हमें मिलती है कोक, ठीक है। कोक को बेटर फ्यूल बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जब दोनों को बर्न करेंगे वहाँ पे कोक कम स्मोक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पेट्रोलियम में हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो हम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे याद रखना, कौन सी टेक्निक से हम एलपीजी को प्रोड्यूस करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं पेट्रोलियम का, ठीक है। हम बनाते हैं यहाँ पे पेट्रोलियम दैट इज़ एलपीजी, इसको बोला जाए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। जो एलपीजीज फिर यूज़ होता है, पहले होता है पेट्रोलियम गैस, फिर हम जब उसको कंप्रेस करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, तो हमें मिलता है एलपीजी,
पेट्रोल, डीजल एंड वैसे ही कैरोसिन भी मिलता है, ठीक है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ब्यूटेन हमें याद रखना है, ठीक है। पेट्रोलियम गैस में सबसे ज़्यादा है ब्यूटेन, ईथेन, प्रोपेन इसमें भी प्रेजेंट होता है ईथेन, प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे नेचुरल गैस में हमें याद रखना है, यहाँ पे है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज़ मीथेन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे वेजिटेटिव मैटर में, ठीक है। नेचुरल गैस, यहाँ पे नेचुरल गैस जब हमें मिलता है तो वहाँ पे कौन से बैक्टीरियाज आ जाते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरियाज, ठीक है। वो डिकम्पोज करते हैं इस वेजिटेटिव मैटर को, ठीक है। चलिए, सीएनजी फ्यूल यूज्ड इन व्हीकल्स, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस करके, ठीक है, वो भी लिक्विफाई करके होता है, ठीक है। डिमेरिट्स मैंने आपको पढ़ा है,